नमस्ते विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं जो आज का वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं, ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है आपके लिए। यह वीडियो से शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन बनाने की तरीका, ट्रांसलेशन बनाने के नियम। मेरे विद्यार्थियों, मैं बार बार आपको सलाह दे रहा हूं कि यदि आपको किसी प्रकार का ट्रांसलेशन बनाने आ जाता है अंग्रेजी में, तो आपके लिए अंग्रेजी जानना आसान हो जाएगा। आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी लिख सकते हैं। चाहे किसी भी टॉपिक पर आपको लिखना हो, फराटे के आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, यदि आपको ट्रांसलेशन आ गया तो आज मैं जो इस वीडियो में शुरुआत करने जा रहा हूं, ट्रांसलेशन बनाने का क ख ग घ से शुरुआत करने जा रहा हूं। मेरे विद्यार्थियों, ध्यान से और विस्तार पूर्वक मैं इस वीडियो को तैयार किया हूं। आप भी ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, मेरी बात को सुनेंगे। मेरे विद्यार्थियों, बहुत सारे जूनियर बच्चों का भी 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चों का भी मेरे पास बार बार कॉल आया, रिक्वेस्ट आया कि सर ट्रांसलेशन बनाने के नियम को पढ़ाइए, ट्रांसलेशन बनाने के नियम को हम लोग एकदम बेसिक स्तर से समझाइए। इसी को ध्यान में रख करके मेरे विद्यार्थियों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, ट्रांसलेशन बनाने के एकदम प्रारंभिक स्टेज से लेकर के आया हूं, यानी बेसिक ट्रांसलेशन बनाने के नियम से मैं शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको स्मरण दिला देना चाहता हूं कि टेंस के बारे में मैंने पहले एक वीडियो दिया हूं, जिसमें बारीकी से विस्तार पूर्वक सभी टेंस के बारे में, उसके प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया एक बार अवश्य उस वीडियो को देख लीजिए। अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त मित्रों में शेयर भी कीजिए। तो मेरे विद्यार्थियों, आज जो मैं ट्रांसलेशन का तरीका यानी नियम जो आपको बताने जा रहा हूं, आज हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत ही नीचे स्तर से, यानी ट्रांसलेशन बनाने के एकदम बेसिक स्तर से मैं शुरू करने जा रहा हूं। इसीलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको बिल्कुल ट्रांसलेशन बनाने की क ख ग घ से शुरू करूं। मेरे विद्यार्थियों, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, मेरे विद्यार्थियों, बहुत ही आपको आश्चर्य होगा कि ट्रांसलेशन बनाने के एकदम बिल्कुल फर्स्ट स्टेप यानी निचले स्तर से मैं बताने जा रहा हूं आपको। कृपया सुनिए, समझिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यदि बेसिक कंसेप्ट आपको जानकारी नहीं होगा तो बड़े बड़े ट्रांसलेशन आप कहां से बना पाएंगे। इसी उद्देश्य से जो मैंने आज वीडियो लेकर के आया हूं, इस वीडियो में मैं इज आर एम के प्रयोग से शुरू कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ट्रांसलेशन बनाने के एकदम निचले स्तर से यानी क ख ग से मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप इज आर एम के बारे में जरूर कुछ समझते होंगे, जरूर कुछ पढ़े होंगे, फिर भी आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, इससे स्पष्ट हो जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, आज
हम लोग पढ़ते हैं इज आर एम का प्रयोग, यानी यूज ऑफ इज आर एम। मेरे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आपको आश्चर्य होगा, आप सोचते होंगे कि इज आर एम आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी ओरिजिन कहां है और यह कहां से शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसकी उत्पत्ति के बारे में आपको बता दूं कि इज आर एम वाज वेयर, ये कहां से आए। मेरे विद्यार्थियों क्रिया है टू बी, ध्यान दीजिए, टू बी। बी का मतलब होता है होना, अर्थात बिकम, अंग्रेजी में आप इसको बिकम कह सकते हैं। बी का हिंदी है होना। यह प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब से यह शुरुआत होता है। जब मैं आगे के आने वाले समय में जब मैं विस्तार से वीडियो आपके मॉडल वर्ब पर दूंगा तो उसमें प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बारे में विशेष बताऊंगा। यहां मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि इज आर एम की उत्पत्ति हुई कहां से। मेरे विद्यार्थियों यह बी, टू बी मेन क्रिया है। जब इसको मेन क्रिया के रूप में हम यूज करते हैं तो यह रूप बदलता है V1, V2 और V3। तो V1 में जो कहते हैं हम पहला रूप लिखते हैं भी, इसका दूसरा रूप हो जाता है वाज और तीसरा रूप हो जाता है बीन। देखिए यहां वाज आ गया। इसी बी से इज आर एम वाज वेयर की उत्पत्ति हुई है। जब इस बी का प्रयोग हम सहायक क्रिया के रूप में करते हैं तो इससे उत्पत्ति हो जाता है इज आर एम वाज और वेयर। मैं बहुत संक्षिप्त में यहां आपको इज आर एम की उत्पत्ति बताया। अब आप देखेंगे कि इज आर एम में भी इस बी का सेंस भाव छुपा रहता है, यानी होना का अर्थ या भाव छुपा रहता है। तो आइए अब इस इज आर एम का प्रयोग हम लोग देखें। नियम कहता है कि जब वाक्य के अंत में, कहीं कहीं आपको मिलेगा हिंदी वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में है, ध्यान दीजिएगा, है, हूं, हैं और हो, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इसी पर तो ध्यान देना है मेरे विद्यार्थियों। यदि यही चीज को आप नहीं समझेंगे कि है का प्रयोग कहां होगा, हूं का प्रयोग कहां होगा, हैं का प्रयोग कहां होगा, हो का प्रयोग कहां होगा, तो फिर आप इज आर एम का प्रयोग जान ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जिस वाक्य के अंत में या जब वाक्य के अंत में है, हूं, हैं, यानी है पर बिंदु, हैं और हो रहे, और ये सभी वाक्य में, यानी ये सभी वाक्य में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का काम करे तो वाक्य के कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार इज और एम का प्रयोग करते हैं। मेरे विद्यार्थियों आप सीधे साधा समझते हैं कि इज आर एम सहायक क्रिया है। जरूर है सहायक क्रिया, लेकिन सहायक क्रिया तब होगा जब इसके साथ कोई और क्रिया आए। जैसे मान लीजिए कि मैं कॉलेज जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू कॉलेज, यहां एम आपका हेल्पिंग वर्ब जरूर हो गया, लेकिन इज आर एम जब मेन वर्ब का काम करता है
यानी यदि इज आर एम वाक्य में यानी सेंटेंस में अकेले प्रयोग होता है तो वह इज आर एम मेन क्रिया का काम करता है। फिर से सुनिए, जब इज आर एम वाक्य में अकेले, इसके साथ और क्रिया कोई नहीं रहे, अकेले क्रिया का काम करता है तो यह मुख्य क्रिया का काम करता है। इसीलिए मैं इसको समझाने के लिए यहाँ बहुत सारे आपका हिंदी में उदाहरण दिया हूं, सभी प्रोनाउंस को मैं उदाहरण दिया हूं। इसमें कुछ नाउन है, हूं, हैं, हो के पहले एडजेक्टिव भी आ सकते हैं और नाउन भी आ सकते हैं। ध्यान रहे, है, हैं, हूं, हो के पहले एडजेक्टिव भी आ सकते हैं और नाउन भी आ सकते हैं। आज मैं एडजेक्टिव के बारे में बताता हूं कि है, हूं, हैं और हो के पहले जब एडजेक्टिव आता है तो यह कैसे बनेगा, इसका ट्रांसलेशन। जैसे देखिए, मैं अमीर हूं, आई एम रिच, हम लोग गरीब हैं, वी आर पुअर, तुम ईमानदार हो, तुम कहिए या तुम लोग कहिए, तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, आप या आप लोग चालाक हैं, यू आर क्लेवर, वह बुद्धिमान है, ही इज वाइज, राम अच्छा है, राम इज गुड, लड़के बहादुर हैं, बॉयज आर ब्रेव, वे लोग निर्दोष हैं, दे आर इनोसेंट। मेरे विद्यार्थियों, अंग्रेजी के वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया निर्धारित होता है, न कि क्रिया के अनुसार सब्जेक्ट निर्धारित होता है। फिर से सुनिए, अंग्रेजी के सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है। जिस तरह का सब्जेक्ट रहेगा वाक्य का, उसी के अनुसार आपको क्रिया रखना है, यानी इज आर एम का प्रयोग करना है। मैंने देखिए दो वाक्य फर्स्ट पर्सन पर है और ये दो वाक्य सेकेंड पर्सन पर है, और देखिए ये सारे वाक्य आपको थर्ड पर्सन पर है। मेरे विद्यार्थियों, मैं पुनः आपको बता दूं कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले मैं एक वीडियो आपको दिया हूं पर्सन के बारे में, ताकि आपकी पर्सन की जानकारी हो जाए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के कौन कौन सारे प्रोनाउन हैं। आप जरूर इस वीडियो को देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो ट्रांसलेशन सीखने से पहले, ट्रांसलेशन बनाने से पहले पर्सन के बारे में अपना कंसेप्ट को पूरी तरह से स्पष्ट कर लें, अन्यथा बार बार आपको कंफ्यूजन पैदा होगा। तो आइए, मैंने यहाँ दो दो तीन तीन उदाहरण दिया हूं। अब देखिए, जो थर्ड पर्सन का मैं जो उदाहरण दिया हूं वह देखिए, वह है, वह पुरुष के लिए भी होता है, स्त्री के लिए भी होता है, या कोई वस्तु, निर्जीव या छोटे जीव जंतु के लिए भी वह का प्रयोग करते हैं। मैंने एक सिंगुलर नाउन दिया हूं और यहां मैं प्लूरल नाउन दिया हूं, और इस थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन दिया हूं वे लोग। मेरे विद्यार्थियों, आगे चलिए, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने यहां आपको रूल लिख दिया हूं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव प्लस एक्स्ट्रा। यदि कोई अन्य शब्द हो तो आप लास्ट में लिखेंगे। आगे समझना है कि इज आर एम अब लगाएंगे किसके साथ, इसीलिए कहे कि आप पर्सन का जो मेरा पूर्व का वीडियो है आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए। तो हमेशा याद रखना है, एम केवल आई के लिए। अब बताइए कि एम का हिंदी हम मान लेते हैं हूं, तो बताइए कि हूं जो शब्द है मैं छोड़कर किसी और प्रोनाउन के साथ प्रयोग कर सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकता है, केवल मैं के साथ ही हूं का प्रयोग हो सकता है। इसीलिए मान लेते हैं एम मतलब हूं,
तो एम का प्रयोग केवल आई के लिए। दूसरा है आर। आर का प्रयोग वी, यू, दे या कोई प्लूरल प्रोनाउन के लिए। तो आर के साथ हैं और हो, हैं ध्यान दीजिए, है नहीं, हैं पर बिंदु और हो। आप हैं का प्रयोग देखेंगे कि प्लूरल प्रोनाउन के साथ या प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होता है। अब रही बात हो का प्रयोग, आप बताइए कि हो का प्रयोग किस प्रोनाउन के साथ हो सकता है? क्या मैं के साथ हो सकता है? क्या हम लोग के साथ हो का प्रयोग हो सकता है? क्या वह के साथ हो सकता है? क्या वे लोग के साथ हो का प्रयोग हो सकता है? मेरी समझ से नहीं होगा। यदि आप यूज करते हैं तो हिंदी का वाक्य गलत हो जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, हो का प्रयोग केवल तुम के लिए होता है। कभी कभी आप सुनते हो कि आपके साथ भी लड़के या कोई हो बोल देता है, जैसे आप कहां हो, वाक्य शुद्ध नहीं है। आप कहां हैं, है नहीं, हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, हो का प्रयोग तुम प्रोनाउन के लिए ही सटीक है, यानी यू प्रोनाउन के लिए ही सटीक है। तो आप जानते हैं कि तुम या तुम लोग का भी अंग्रेजी यू ही होता है, आप या आप लोगों का भी अंग्रेजी यू ही होता है। तो तुम शब्द के साथ ही मेरे समझ से हो का प्रयोग होता है। तो उसी दृष्टि से आज जो होता है वो यू के साथ यूज होता है, तो इसीलिए आर का सेंस हो भी हो सकता है तो होगा ही। फिर एक चीज और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्या है का प्रयोग सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हो सकता है कि नहीं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि है क्या प्रयोग प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन के साथ होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे विद्यार्थियों, आप जरूर कुछ समझते होंगे कि है का प्रयोग सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं कि नहीं? जरूर कर सकते हैं। जैसे जैसे वे पिता जी हैं। अब देखिए हैं, देखिए ध्यान दीजिए, हैं, है नहीं, हैं, वे पिताजी हैं। अब यहां हम बताना चाहते हैं कि वे का अंग्रेजी आप यहां क्या लिखेंगे? दे, भूल करके भी नहीं। अक्सर जब हम लोग कॉपी इंटरमीडिएट का देखना जाते हैं, इस तरह के ट्रांसलेशन आते हैं, तो बच्चे वे का प्रयोग दे कर देते हैं, दे लिखते हैं उसका अंग्रेजी नहीं। फिर एक दूसरे उदाहरण से समझिए, जैसे महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराए। वे देश के लिए अनेकों कार्य किए, तब वे देश के लिए अनेकों कार्य किए, यानी महात्मा गांधी ने किए, तब वे महात्मा गांधी के लिए आया, यानी एक आदमी के लिए आया। तो फिर वहां हम देश का प्रयोग कैसे करेंगे? उसी प्रकार से वे पिताजी हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वे एक शिक्षक हैं, ऐसा बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। बिल्कुल यह हिंदी का वाक्य शुद्ध है। जब इसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो वे का अंग्रेजी दे नहीं लिखेंगे, वे का अंग्रेजी हम ही लिखेंगे, ही। अब यहां कहिएगा कि आप के साथ तो आप हैं लिखे हैं, यानी आर का मतलब है, आप कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं इस उदाहरण को दे रहा हूं कि सिंगुलर के साथ भी हैं का प्रयोग हो जाएगा। थोड़ी देर अभी हमने बताया कि अंग्रेजी के वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है। तो जब यहां हैं जरूर प्रयोग किए हैं, निश्चित प्रयोग किए हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी तो आप ही लिख रहे हैं। तो ही के साथ मेरे भाई, मेरे विद्यार्थी, ही के साथ तो इज का प्रयोग होगा, तो यहां इज का ही हम प्रयोग करेंगे, न कि है के लिए आर का प्रयोग कर देंगे। भूल करके भी ऐसा गलती मत कीजिएगा। ही इज फादर बन गया आपका ट्रांसलेशन। कितना आसान है। तो इस है के लिए आपको कंफ्यूजन
नहीं होना चाहिए कि आर मतलब है तो यहां भी आर होगा नहीं। अंग्रेजी के सेंटेंस के कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार इस क्रिया का निर्धारण होगा। अब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। फिर कहता है कि इज का प्रयोग ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन के लिए होता है, यानी इज का हिंदी हम मान लेते हैं है। सही समझ रहे हैं? इज का मतलब है, यानी है का प्रयोग सिंगुलर के साथ ही होता है। वह जाता है, वह जाता है बोलिएगा नहीं, वह गलत हो जाएगा। वह जाता है तो वह जब जाता है नहीं है, तो इसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। तो यह भी देख लिए कि इज आर एम किसके किसके साथ लगेगा। अब मैं समझता हूं कि मेरी बात को आप बारीकी से जरूर समझ रहे हैं। हर टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी वाक्य आते हैं, तो मैं यहां इसके लिए निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य में एक वाक्य आपको समझा दिया हूं कि इसका नकारात्मक बन सकता है, इसका निगेटिव भी बन सकता है। इसके लिए मैं यहां उदाहरण दिया हूं, मैं अमीर नहीं हूं, यानी आई एम नॉट रिच। अब देखिए यहां नॉट आ गया, नकारात्मक है। इसके लिए मैं यहां रूल दिया हूं, आप देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस एक्स्ट्रा यानी अदर वर्ड्स। फिर इस सारे वाक्य का इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो सकता है। तो किताबों में आप देखेंगे कि निगेटिव एक अलग देता है, फिर एक इंट्रोगेटिव देता है, फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देता है। मैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को एक ही में मिला दिया हूं, आपके लिए समय बच जाएगा, आपको याद करने में भी आसान होगा। तो मैं यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर प्रश्नसूचक वाक्य पर मैंने दिया हूं। आप जानते हैं कि कुछ प्रश्नसूचक वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है और बहुत सारे वाक्य का प्रारंभ क्यों, कैसे, कब, कहां से होता है। तो यदि क्या से वाक्य का प्रारंभ है, जैसे यहां देखिए क्या मैं अमीर हूं, क्या वह अमीर नहीं है। देखिए इस वाक्य में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, यहां मैंने नहीं जोड़ दिया हूं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो गया है। तो क्या से यदि शुरू है तो सबसे पहले मेरे विद्यार्थी इज आर एम को वाक्य के प्रारंभ में रखेंगे, यानी इज आर एम से ही वाक्य का प्रारंभ करेंगे। इसीलिए मैं इसके लिए यहां रूल लिखा हूं, देखिए इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस एस्टर प्लस क्वेश्चन का चिन्ह जरूर, नोट ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोगेशन का चिन्ह अवश्य होना चाहिए, नहीं तो आपका ट्रांसलेशन गलत माना जाएगा, आपका वाक्य बिल्कुल गलत माना जाएगा, चाहे वह हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो। मेरे विद्यार्थियों, तो क्या मैं अमीर हूं, तो एम आई रिच, देखिए यहां क्वेश्चन का चिन्ह है, क्वेश्चन का चिन्ह चुकना चाहिए, एग्जाम में भी नहीं चुकना चाहिए। बहुत तरह के समझते हैं कि क्वेश्चन का चिन्ह से क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा, नहीं नंबर मिलता है, हर चीज नहीं नंबर मिलता है। इस बात का ध्यान रहे कि इंट्रोगेटिव जब बना रहे तो क्वेश्चन का चिन्ह नहीं छूटे। क्या वह ईमानदार नहीं है, नेगेटिव जोड़ दिया, तो इज ही नॉट ऑनेस्ट। यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट मत लगाइए, यदि इंट्रोगेटिव के वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट लगा दीजिए, कितना आसान है। यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट को लगा दीजिए और नहीं है तो नॉट को मत लगाइए, सीधा साधा। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी मैंने बताया कैसे से होता है, क्यों से होता है, कब से होता है, कहां से होता है। तो मैंने एक उदाहरण यहां आपके लिए दिया हूं, हम लोग कैसे गरीब हैं। मेरे विद्यार्थियों देखिए कैसे आ गया, कैसे का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी वाक्य के अंदर यदि कोई प्रश्न सूचक शब्द आ जाए तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। उस अंग्रेजी को लिखकर आप सीधे इस इंट्रोगेटिव के नियम पर
आ जाएंगे। तो अब देखिए हम लोग कैसे गरीब हैं, हाउ आर वी पुअर, बन गया इंट्रोगेटिव। तो मेरे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में यानी इज और एम के प्रयोग में मैंने जो आपका कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया हूं, उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट निश्चित क्लियर हो गया होगा और आगे का जो मेरा वीडियो आएगा इसी इज और एम पर ही आएगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।